हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में बात करेंगे डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। नाउ स्टार्ट द क्लास। व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जेनेटिक मटेरियल की डेफिनेशन भी नहीं पता होती। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? दैट स्टोर all genetic information regarding all genetic information regarding the origin and development of an organism। ठीक है। एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जब से ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन होता है और उसका डेवलपमेंट होता है, उसकी जो सारी इंफॉर्मेशन होती है ना, वो उस मटेरियल में होती है। ठीक है। उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। और ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए। और ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ये जो से मतलब एक पेरेंट्स और प्रोजनी में ट्रांसफर होता है, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इसका ट्रांसफर होता है। जेनेटिक मटेरियल का डेफिनेशन क्लियर है भाई सबको कि जेनेटिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जो जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है कोई भी ऑर्गेनिज्म के ओरिजिन और डेवलपमेंट की। ठीक है। और ये क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है। पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट वन इज टुडे वी ऑल नो Today we all know DNA is our genetic material also in many plant, bacteria and virus। आज के दिन हम सबको पता है कि भाई डीएनए जो है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये कुछ प्लांट्स में भी होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, और कुछ एक वायरस में भी होता है। जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है वो कुछ एक वायरस में भी होता है। आज के दिन हम सबको पता है। लेकिन पहले, बहुत साल पहले, हमें थोड़ी ना पता था कि भाई डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है। तो उसको कैसे डिस्कवर किया था, कौन कौन से साइंटिस्ट थे, क्या क्या उनने एविडेंस दिए थे उन्होंने, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो है उन्होंने कैसे बताया कि डीएनए जो होता है वो एक जेनेटिक मटेरियल ही होता है। तो डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और किस चीज से बना होता है डीएनए? डीएनए इज मेड अप ऑफ यूनिट नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। इन चीजों से मिलके बना होता है। तो जो नाइट्रोजनस बेस होता है, बेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं? जो साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, ये सारे के सारे क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं? बहुत सारे बच्चों को नाइट्रोजनस बेस का भी नहीं पता होता, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि थाइमिन, गुआनिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये सारे के सारे क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस। उसके बाद में एक शुगर होता है इसमें, और फॉस्फेट फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है। इन सब से मिलकर बना होता है एक डीएनए। इन सब से मिलकर एक डीएनए बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है वो कौन कौन से एविडेंस थे जिनके बेसिस पे जो है साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि जो डीएनए है वो एक जेनेटिक मटेरियल ही होता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। एविडेंस फॉर डीएनए एज ए के बेसिस। सॉरी, जस्ट ए सेकंड वेट प्लीज, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है भैया आज। हम बात कर रहे थे एविडेंसेस के बारे में, कौन कौन से एविडेंस और एक्सपेरिमेंट है जिनके बेसिस पे पता किया गया कि डीएनए जो होता है वो एक जेनेटिक मटेरियल होता है।
The slides are clearly visible. Okay. Evidence for DNA as a genetic material. कौन कौन से एविडेंस है जिनके बेसिस पे पता गया कि डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है? फर्स्ट है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब यहाँ पे क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब है कि भाई कोई चीज है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल रही है। कोई भी चीज है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल रही है, उसको बोलते हैं ट्रांस। हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। एक साइंटिस्ट थे ग्रिफिथ। उन्होंने क्या किया 1928 में, 1928 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया किसके ऊपर? डिप्लोकोकस निमोनिया। डिप्लोकोकस निमोनिया ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन नाम था इसका। तो उसने क्या किया, ग्रिफिथ ने 1928 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। किसके साथ किया उसने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट? एक बैक्टीरिया था जिसका नाम था डिप्लोकोकस निमोनिया। ठीक है, डिप्लोकोकस निमोनिया के साथ उसने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और क्या देखा उसने? उसने देखा ही ही टुक ही लुक टू स्ट्रेन ऑफ डिप्लोकोकस निमोनिया। ये लुक की जगह टुक आएगा भाई। उसने दो जो है स्ट्रेन लिए डिप्लोकोकस निमोनिया के, दो स्ट्रेन लिए उसने डिप्लोकोकस निमोनिया के। दो, ग्रिफिथ ने किया था ये एक्सपेरिमेंट बैक्टीरिया के ऊपर, उसका नाम था डिप्लोकोकस निमोनिया। उसने क्या किया 1928 में किया था ये, उसने दो स्ट्रेन ली डिप्लोकोकस निमोनिया की। ठीक है, अब दो स्ट्रेन लेके उसने क्या किया, एक तो उसने ली स्मूथ, एक स्ट्रेन ली उसने स्मूथ और एक ली उसने रफ। दो स्ट्रेन ली उसने डिप्लोकोकस निमोनिया की, एक तो स्मूथ स्ट्रेन ली और दूसरा लिया रफ स्ट्रेन। ठीक है, जो इसमें स्मूथ स्ट्रेन थी वो क्या थी? हैव कैप्सूल, स्मूथ एंड शाइनी। तो क्या था उसमें? कैप्सूल से मतलब क्या है यहाँ पे कि उसके ऊपर एक प्रोटीन की कवरिंग थी। ठीक है, कैप्सूल से मतलब क्या है कि प्रोटीन की बनी एक कोट थी, उसके ऊपर एक कवरिंग थी। कैप्सूल से मतलब है कि जो उसने स्टेन ली ना स्मूथ वाली, उसके ऊपर हैव कैप्सूल से कैप्सूल का मतलब क्या है कि उसके ऊपर प्रोटीन की एक कोट थी, कवरिंग थी। ठीक है, और वो स्मूथ थी और क्या थी? स्पाइनी। ठीक है, उसके बाद में क्या है? दिस स्ट्रेन इज पैथोजेनिक एंड कॉज निमोनिया। ये वाली स्ट्रेन थी, ये क्या थी? पैथोजेनिक थी और ये निमोनिया कॉज कर रही थी, मतलब ये बीमारी कॉज कर रही थी। ठीक है, डिजीज कॉज कर रही थी, निमोनिया डिजीज कॉज कर रही थी। सेकंड क्या लिया उसने? रफ स्ट्रेन लिया। रफ स्ट्रेन, आर आर से डिनोट किया है हमने रफ को। उसमें क्या था? रफ, नो कैप्सूल, नो पैथोजेनिक, नो निमोनिया। मतलब क्या था? उसमें ना तो कैप्सूल प्रेजेंट था, ना वो पैथोजन, ना उसका नेचर पैथोजेनिक था और ना उसने कोई डिजीज कॉज की। उसने दो स्ट्रेन ली, एक स्मूथ और एक रफ। इज दैट क्लियर? फिर क्या किया उसने? नेक्स्ट क्या किया? ही इंजेक्ट दीज बैक्टीरियल स्ट्रेन इनटू माइस। He inject these bacterial state into a mice and see result. उसने उन स्ट्रेन को जो बैक्टीरियल स्ट्रेन थी उनको एक चूहे में, माइस में इंजेक्ट किया और उसने क्या देखा? उसने देखा जब उसने S3, ये S3 लिविंग है भाई यहाँ पे, S3 लिविंग, S3 लिविंग वायरुलेंट इनटू माइस। और क्या हुआ? उसने क्या किया, एक स्मूथ जो स्ट्रेन थी ना S3 वो ली। ये S3 से डिनोट किया गया, उसने तीन तीन स्ट्रेन ली थी, एक S1, S2 और S3। ठीक है, और ऐसे ही रफ भी तीन ली थी, R1, R2 और R3। ठीक है, तो उसने क्या किया, जो स्मूथ थी और लिविंग थी, स्मूथ लिविंग थर्ड स्ट्रेन थी, वो क्या थी? वायरुलेंट थी, जहरीली थी। ठीक है, और उसने माइस में इंजेक्ट किया तो क्या हुआ? कंडीशन क्या हुई? रिजल्ट क्या मिला? माइस डाइड। चूहा जो था वो क्या हो गया? मर गया। ठीक है, सेकंड उसने क्या किया? सेकंड उसने किया R2। R2 एक स्ट्रेन ली जो भी लिविंग थी, R2 स्ट्रेन भी लिविंग थी। ठीक है, और उसमें क्या किया? नॉन वायरुलेंट थी, मतलब वो जहरीली नहीं थी, और उसने माइस में इंजेक्ट किया। और क्या रिजल्ट मिला उसको कि जो चूहा था ना वो सरवाइव कर गया, वो मरा नहीं। ठीक है, फिर उसने फिर अगेन एक और स्लाइड वो लिया,
सॉरी, फिर उसने एक और जो है स्ट्रेन लिया, ठीक है, हीट किल्ड प्लस S3, हीट किल्ड प्लस S3 स्ट्रेन लिया नॉन वायरुलेंट और माइस में इंजेक्ट किया। और क्या देखा उसने कि माइस जो है फिर से सर्वाइव कर गया, ठीक है। पहले वाली कंडीशन में क्या था, इस वाली कंडीशन में S3 था वो लिविंग था, ठीक है, S3 लिविंग था, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, हीट किल्ड कर दिया यहाँ पे। मतलब जो वो स्ट्रेन थी ना, उसके उसके जो पैथोजन थे ना उनको हीट, मतलब जो है उसको हीट कर दिया, और उसकी जो पैथोजेनिक नेचर है ना वो डिस्ट्रॉयड हो गया उसको हीट करने से। तो उसको क्या मिला कि वो नॉन वायरुलेंट हो गई, जहरीली नहीं रही, और उसने माइस में इंजेक्ट किया तो उसके पास क्या रिजल्ट मिला, माइस सर्वाइव कर गया, ठीक है। पहले जो उसने फर्स्ट जो यूज किया था S3 लिविंग, वो वायरुलेंट था, माइस में इंजेक्ट कराते ही मर गया। और दोबारा जब उसने S3 लिया तो उसको हीट किल्ड कर दिया, हीट किल्ड करने से उसका जो पैथोजेनिक नेचर है वो डिस्ट्रॉय हो गया, और जो है माइस सरवाइव कर गया, ठीक है। फिर थर्ड उसने क्या किया, फोर्थ उसने क्या किया, R2 लिया, ठीक है, एक R2 स्ट्रेन ली और एक S3 हीट किल्ड स्ट्रेन ली, R2 स्ट्रेन ली और एक सॉरी हीट किल्ड S3 स्ट्रेन लिया, ठीक है। अब R2 तो नॉन वायरुलेंट था और S3 भी हीट किल्ड करने से नॉन वायरुलेंट हो गया, मतलब जहरीला नहीं रहा, हो गया। और उसने क्या किया, माइस में जैसे इंजेक्ट कराया इसको, तो माइस डाइड हो गया, ठीक है, चूहा मर गया। तो चूहा मरते के साथ उसने क्या देखा, उसने उसका पोस्टमार्टम किया, पोस्टमार्टम करने के बाद में, पोस्टमार्टम द माइस डाइड माइस, he found stain R2 and S3 but R2 is now become pathogenic। उसने क्या देखा, जो R2 जो उसके पास स्ट्रेन थी वो तो नॉन वायरुलेंट थी, उसमें तो कोई पैथोजेनिक नेचर भी नहीं था, लेकिन फिर भी माइस डाइड हो गया। तो उसने क्या कंक्लूजन निकाला, उसने कंक्लूजन निकाला कि भाई S3 स्ट्रेन में कोई ऐसी चीज है जो R2 को वायरुलेंट कर रही है, ठीक है, और वो उसमें ट्रांसफर हो रहा है S3 से और R2 में ट्रांसफर हो रहा है, कोई ऐसा चीज, ऐसा कोई मटेरियल है जो S3 से और R2 में ट्रांसफर हो रहा है, और वो उसको क्या कर रहा है, वायरुलेंट कर रहा है, R2 को वायरुलेंट कर रहा है, ठीक है। उसने देखा कि भाई ऐसी कोई चीज है जो R2 थी उसके पास, जो R2 स्ट्रेन थी वो तो नॉन वायरुलेंट थी, लेकिन S3 थी वो वायरुलेंट थी, लेकिन हीट किल्ड करने के बाद भी वो क्या हो गया कि माइस डाइड कर गया, ठीक है, चूहा मर गया। तो उसने क्या देखा कि भाई S3 में कोई ऐसी चीज है जो R2 में ट्रांसफर हो रही है, जिसकी वजह से वो R2 को वायरुलेंट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या हुआ उसमें, नेक्स्ट पेज पे क्या हुआ, सो दैट मटेरियल थॉट टू बी ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल, उसने इस मटेरियल को ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल का नाम दे दिया, उसको पता नहीं था कुछ भी, कि भाई उसको ये पता था कि भाई कोई ऐसी चीज है जो ट्रांसफर हो रही है, तो उसने क्या नाम दे दिया, उसने ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल नाम दे दिया उस चीज को, ठीक है। बट ग्रिफिथ वाज अनेबल टू आइडेंटिफाई दैट मटेरियल व्हिच ट्रांसफॉर्म द R2 इज वायरुलेंट। भाई भाई लिखा है इसमें कि उसने क्या किया, वो मतलब शोन क्लियरली बता नहीं पाया था इस चीज को कि क्या चीज है जो ट्रांसफर हुई है, और उसने नाम क्या दिया था उस चीज को, ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल, ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल बता दिया उसने। लेकिन अब हमारे जो है साइंस में, बायो में और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, अब वो चुपचाप बैठने वाले तो थे नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि एक और दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तीन साइंटिस्ट और आए हमारे पास, और उन्होंने एक और दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग जेनेटिक मटेरियल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग जेनेटिक मटेरियल। भाई ये तो पता लग गया था कि कोई ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल है जो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग जेनेटिक मटेरियल। ये किसने किया था, 1944 में। तीन साइंटिस्ट थे हमारे पास, तीन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। फर्स्ट थे मैक एवरी, सेकंड मैकलियोड और थर्ड मैक कार्टी। तीन साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रूव डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल इनटू विट्रो, इन्होंने विट्रो कंडीशन में एक्सपेरिमेंट किया था, और क्या प्रूव किया था कि डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल होता है।
अब इन्होंने क्या किया, दे हैव solution of heat killed S3 strain and R2 strain mixture injected in हेटामिक। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि जो R2 और S3 स्ट्रेन था ना, उसको क्या किया कि उसमें फिर से इंजेक्ट कराया उसमें माइस में। तो उन्होंने रिजल्ट क्या देखा, जो फर्स्ट क्या क्या किया उन्होंने, R2 लीविंग स्ट्रेन, R2 लीविंग स्ट्रेन लिया, लीविंग स्ट्रेन लिया, और क्या किया, जो S3 हीट किल्ड था ना, S3 स्ट्रेन था हीट किल्ड, उसका कैप्सूल लिया सिर्फ, S3 हीट किल्ड स्टेन का ओनली कैप्सूल लिया, उसको कैप्सूल को एक्सट्रैक्ट करके और उसको माइस में इंजेक्ट कराया, किसके साथ, R2 लीविंग स्ट्रेन के साथ। तो क्या हुआ, रिजल्ट क्या मिला उनको कि माइस जो है वो सरवाइव कर गया। ठीक है, डाइड नहीं हुआ, माइस सरवाइव कर गया कि चूहा जिंदा रह। ठीक है, फिर नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, R2 लिविंग स्टेन फिर से लिया और सेल वॉल ऑफ हीट किल्ड S3, मतलब सेल वॉल लिया उन्होंने हीट किल्ड S3 का, S3 स्टेन जो उसका हीट किल्ड S3 स्टेन का सेल वॉल लिया और उसने इंजेक्ट कराया। तो क्या देखा उन्होंने, फिर से माइस सरवाइव कर गया। ठीक है, ये जो राइट का निशान है, फिर से माइस सरवाइव कर गया, मतलब डाइड नहीं हुआ। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया, थर्ड क्या किया उन्होंने, R2 स्ट्रेन लिविंग फिर से लिया और उसमें क्या लिया, हीट किल्ड का साइटोप्लाज्म लिया, हीट किल्ड S3 स्ट्रेन थी उसका साइटोप्लाज्म लिया और वो माइस में इंजेक्ट कराया। तो उन्होंने क्या रिजल्ट देखा कि माइस यहाँ पे भी फिर से सरवाइव कर गया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, फिर से R2 लिविंग लिविंग स्ट्रेन लिया और उसका जो डीएनए है ना, S3 हीट किल्ड जो स्ट्रेन थी उसका डीएनए लिया और उसको माइस में जब इंजेक्ट कराया तो वहां पे उनको रिजल्ट क्या मिला, मर गया, माइस डाइड, चूहा जो था वो मर गया। तो इसमें क्या देखा उन्होंने कि भाई जब कैप्सूल लिया हीट किल्ड S3 का तब भी चूहा नहीं मरा, सेल वॉल लिया तब भी नहीं मरा, साइटोप्लाज्म लिया तब भी नहीं मरा, और डीएनए जब लिया उन्होंने R2 लिविंग स्टेन के साथ और माइस में इंजेक्ट कराया तो रिजल्ट क्या मिला उनको कि जो माइस था वो डाइड हो गया, चूहा था वो मर गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक और उन्होंने क्या किया, R2 लिविंग स्टैन फिर से लिया और डीएनए को हीट किल्ड करके S3 हीट किल्ड का डीएनए लिया और उसमें डीएनए डाल दिया। डीएनए एंजाइम होता है जिसने ब्रेक डाउन कर दिया डीएनए का। ठीक है, मतलब डीएनए भी डीनेचर हो गया। अब भाई डीएनए एंजाइम डाल दिया उसमें, तो उसने क्या किया, डीएनए को डीनेचर कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, तोड़ दिया। तो उसमें क्या हुआ उस कंडीशन में कि जो है माइस फिर से सरवाइव कर गया, माइस फिर से सरवाइव कर गया। तो उन्होंने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया, भाई पहले उन्होंने सेल वॉल लिया, साइटोप्लाज्म लिया, कैप्सूल लिया, उन सारी कंडीशन में चूहा सरवाइव कर रहा था, लेकिन जब उन्होंने डीएनए लिया ना तो डीएनए में चूहा मर गया। डीएनए लिया था S3 का और आर्ट लिविंगस्टन के साथ इंजेक्ट कराया था माइस में तो चूहा मर गया था। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, जो डीएनए लिया उसको डीएनए के साथ एंजाइम के साथ और ब्रेक डाउन कर दिया डीएनए का। ठीक है, उस कंडीशन में क्या हुआ, जो चूहा था वो सरवाइव कर गया। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा, बाय दिस ऑब्जर्वेशन दे कंक्लूड दैट इज द डीएनए ऑफ S3। उन्होंने कहा कि भाई जो ये मटेरियल था ये डीएनए था S3 स्ट्रेन का। ठीक है, विच ट्रांसफॉर्म द नॉर्मल नॉन वायरुलेंट R2 इंटू वायरुलेंट पैथोजेनिक। और उसने क्या किया, नॉन वायरुलेंट जो R2 स्ट्रेन था उसको पैथोजेनिक कर दिया और वायरुलेंट बना दिया। ठीक है, और ये फिर उन्होंने ये प्रूव कर दिया इस एक्सपेरिमेंट से कि जो है दे प्रूव दैट डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। उन्होंने जो 1944 में 3 साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये प्रूव कर दिया कि जो डीएनए होता है वो एक जेनेटिक मटेरियल ही होता है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। ये 2 एक्सपेरिमेंट थे जिससे प्रूव हुआ था कि जो डीएनए था वो एक जेनेटिक मटेरियल ही था। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।